सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का शांति शिक्षा सतत विकास का प्रश्न पत्र। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं वस्तुनिष्ठ में। तो चूंकि इसमें तो आपके करेक्ट जो भी रहेंगे करेक्ट आंसर रहेंगे और उसमें आपको टोटल अंक भी मिलने हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया है अरविंद घोष ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह तीनों की बात, और तीनों की बात किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना। यानी कि ये जो चौथा ऑप्शन है सदैव चिंताग्रस्त रहना, ये तकनीकी नहीं है तनाव प्रबंधन की। दोस्तों, ये पूरा पेपर मैंने आपको डिटेल स्टडी कराई थी, मैंने आपको नोट्स भी बनवाए थे और साथ ही आपके पवन सीरीज, राजन सीरीज भी पढ़ाए थे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जो ना आया हो। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित में सतत विकास का आयाम नहीं है। सतत विकास जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हमेशा करते हैं ना। तो सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, असीमित संसाधन और सामाजिक। तो इसमें आपका जो तीसरा ऑप्शन है असीमित संसाधन, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जिसमें जो संसाधन है वो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब सीमित है, उनको हमें बचा के रखना है, यानी कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सजो के रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से कौन सी क्रिया मौखिक हिंसा है? मौखिक हिंसा की बात हो रही है यहाँ पे। मारना, धक्का देना, सामाजिक बहिष्कार, गालियां देना। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4। ये मौखिक हिंसा, अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं यानी कि हम मौखिक हिंसा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जाता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से और सद्गुणों के विकास से। ये तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका, एक मिनट हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब आपके ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। कमेंट करके बताइएगा किसके पांचों क्वेश्चन सही हैं इसमें। अब यहाँ पे हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में नंबर 6, शांति शिक्षा का अर्थ बताइए। तो शांति शिक्षा का अर्थ क्या होता है? मानव की मौलिक आवश्यकताओं तथा समाज के यथार्थ प्रकृति या प्रकृति के स्वरूप का अध्ययन करना। जो भी मानव की मौलिक आवश्यकताएं हैं और समाज की जो यथार्थ है, यानी कि समाज की जो वास्तविकता है, उन सब के स्वरूप, उनका स्वरूप क्या है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शांति शिक्षा कहलाता है। तो ये आपका नंबर 6 हो गया। अब हम देखेंगे नंबर 7 है, व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं यहाँ पे आत्मचेतना और सामाजिकता, भरपूर उत्साह, ये सब व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, चरित्र निर्माण से क्या समझते हैं? चरित्र निर्माण किसी व्यक्ति के विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं और आचरण जैसा होगा वैसा ही उन्हीं के अनुरूप ही उसके चरित्र का निर्माण होगा। यानी कि जो भी व्यक्ति है उसकी जो भी इच्छा है, जो भी उसकी अपनी आवश्यकता, उसी के अनुरूप ही वो विचार करेगा और उसी विचार के अनुरूप ही उसके चरित्र का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, मानवाधिकार से क्या आशय है? मानवाधिकार, मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। मानवाधिकार का मतलब जो हमें जन्म से जो अधिकार मिले हुए हैं वही क्या है? मानवाधिकार है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है? सत्याग्रह, अब दोस्तों अगर हम सत्याग्रह का संधि विच्छेद करें तो सत्य प्लस आग्रह होता है। तो सत्याग्रह का जो मूल अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह या सत्य के प्रति आग्रह, सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना। यानी कि जो महात्मा गांधी जी ने अपनाया, जो रास्ता महात्मा गांधी जी ने अपनाया वो क्या था? सत्याग्रह का रास्ता। अब यहाँ पर हम देखेंगे सहपाठी तथा साथी समूह की 2 विशेषताएं बताइए। सहपाठी, अगर हम इसको देखें ध्यान से, सहपाठी यानी कि जो छात्र हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो हमारे सहपाठी, लेकिन यहाँ पे साथी, सहपाठी और साथी में क्या अंतर है? जो सहपाठी होता है वो हमारी क्लास में पढ़ता है, हमारे साथ पढ़ता है, लेकिन जो साथी होता है कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे साथ पढ़ता ही हो, वो हमारे
घर के बगल का भी हो सकता है, वो हमारे विद्यालय का भी हो सकता है। तो इसकी दो विशेषताएं क्या क्या है? जो सहपाठी होते हैं ये हमारे जो भी कक्षा से संबंधित कार्य हैं वो पूरा करवाने में हमारी हेल्प करते हैं, या हमें कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही तो वो हमें बताते हैं। लेकिन जो साथी होते हैं वो हमें अच्छे बुरे की समझ से भी परिचित कराते हैं। साथी, क्योंकि आपका जो साथी है वो आपके कंपनी आप किस तरह के लोगों के साथ रहना, किस तरह के लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखना पसंद करते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे साथी समूह की ये विशेषता होती है कि वो आपको अच्छे बुरे की समझ भी विकसित करता है आपके अंदर। हालांकि वो जो सहपाठी वो आपके सेम एज का भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है जो आपका साथी है, और सहपाठी जो आपके सेम एज का होगा, जो आपके क्लास में पढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है? सामाजिक तनाव ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। वह तनाव जो किसी के दूसरे के साथ संबंधों और सामान्य रूप से सामाजिक परिवेश से उत्पन्न होता है, तो वो क्या कहलाता है? सामाजिक तनाव कहलाता है। जहां पर समाज में रह करके जो हमारे आसपास के लोग हैं जिनसे हम संबंध रखते हैं उनके द्वारा जो हमारे बीच और उनके बीच जो मतभेद उत्पन्न होता है, मतभेद की वजह से ही जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कह रहे हैं? सामाजिक तनाव कह रहे हैं। क्योंकि जो मनुष्य होता है ना वो सामाजिक प्राणी होता है, और वो सामाजिक प्राणी होने की वजह से ही उसके द्वारा जो हमें स्ट्रेस दिया जा रहा है वो क्या कहला रहा है? सामाजिक तनाव कहला रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों के विकास में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। दोस्तों देखिए, चूंकि जो विद्यालय होता है वो विद्यालय में हम अच्छी चीजों के बारे में सीखते हैं, और जो बुरी चीजें हैं उनको हम किस तरह से निगलेक्ट करें, किस तरह से अपने जीवन से बाहर रखें, इसके बारे में एक शिक्षक के माध्यम से हमें ये पता चलता है। क्योंकि अगर बालक विद्यालय में चोरी करता है तो वो शिक्षक के माध्यम से दंड पाता है, इससे उसमें समझ विकसित होती है कि जो चोरी है वो बुरी आदत है। तो एक शिक्षक की ये भूमिका होती है बच्चे के विकास में कि वो उसके अंदर अच्छे बुरे की समझ विकसित करे, साथ ही उसके चरित्र के निर्माण में उसकी मदद करे, यानी कि अच्छे बुरे की समझ के साथ साथ उसमें नैतिकता का भी विकास करे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सतत विकास की आवश्यकता क्यों होती है? अपने विचार लिखिए। अब दोस्तों इसके पहले ही मैंने आपको बताया कि सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास, जिसमें हमारे पास जो भी साधन है वो लिमिटेड है, वो सीमित है, हम उसको किस तरह से बचा के यूज करें जिससे कि हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को, आगे आने वाली पीढ़ी को दे सके। नहीं तो ऐसा अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो जो रिसोर्सेस हमारे पास है हम उसका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे और आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो नहीं बच पाएगा। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है जिससे कि हम अपने रिसोर्सेस को बचा के रख पाए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, शांति शिक्षा में कौशल का समावेश क्यों आवश्यक है? कोई दो शांति कौशलों का उल्लेख कीजिए। शांति शिक्षा दोस्तों जैसा कि आपको नाम पढ़ने पे ही पता चला, ये आपके जो आपका ये पेपर है उसका नाम ही है शांति शिक्षा। तो शांति शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें हम अपने आसपास से एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें जिसमें शांति का माहौल हो, शांति से हम अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों का विकास करें, अच्छे कौशलों का विकास करें। तो इसमें कौशल की बात इसलिए कही जाती है कि जब मनुष्य निपुण होंगे, उनके अंदर स्किल होगी, तो वो अपने जीवन का निर्वाह बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और पूछ रहा है कि कोई दो शांति कौशलों का उल्लेख कीजिए। अब इसमें संचार कौशल आता है और मध्यस्थता का कौशल आता है। संचार कौशल का मतलब होता है कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को किस तरह से दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। तो संचार कौशल में हम अपनी बात को किस तरह से लोगों को समझा सकते हैं, किस तरह से उनको मना सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। और दूसरा यहाँ पे मध्यस्थता का कौशल, यानी कि मध्यस्थता का मतलब यहाँ पे दो लोगों के बीच में किस तरह से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, किस तरह से कैसे रिसोर्सेस पहुंचाया जाए जिससे कि उनको लाभ हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है, विश्व बंधुत्व के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का उल्लेख कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और इसी के अंतर्गत इन्होंने विश्व भारती की स्थापना की, और इसमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार दुनिया भर की किताबें भी पढ़ाई जाती थी। तो शांति यहाँ पे जो विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किस तरह से हुआ कि अलग अलग जाति धर्म के लोग, चूंकि विश्वविद्यालय हो या विद्यालय हो या हमारा स्कूल हो, यहाँ पे कभी भी धर्म के नाम पर शिक्षा नहीं दी जाती। यहाँ पे हर धर्म हर जाति के लोग एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं और एक साथ हमारे जो भी
कल्चर है, जो भी संस्कृति है उसको सेलिब्रेट करते हैं। देखिए अलग अलग धर्म में के लोग हैं तो वहां पे आपको अलग अलग धर्म से संबंधित जो भी त्योहार है वो मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, इन सब त्योहारों पे हमारे विद्यालयों में छुट्टी होती है। तो ये जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन एक बृहद लेवल पे कह सकते हैं। यहाँ पे चूंकि जो शांति निकेतन है, यहाँ पे शांति निकेतन के माध्यम से जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, यहाँ पे अलग अलग तरह की संस्कृतियों से संबंधित जो शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर आपका नंबर है 17, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। दोस्तों आपने ग्लोबलाइजेशन का नाम सुना होगा, इंग्लिश में इसको वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसमें ये जो प्रक्रिया होती है ये आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन होता है। ताकतों का मतलब यहाँ पे दोस्तों देखिए, आज ये जो वैश्वीकरण है इसी की वजह से जब कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लोगों ने डटकर इसका मुकाबला किया। आपने खुद देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सारे वैक्सीन अलग अलग कंट्री में भिजवाए। ये किसका प्रभाव था? वैश्वीकरण का ही प्रभाव था। क्यों? क्योंकि इसके मदद से हमारे देश से बहुत सारे, विश्व में बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचा। और इसी तरह से दोस्तों जो व्यापार होता है अलग देशों से और जो भी युद्ध से संबंधित संधियां होती हैं, ये सब इसी का ही प्रभाव है, जहाँ पे लोग, पूरे विश्व के लोग इकट्ठा होकर के किसी भी मुद्दे पर बातचीत कर पाते हैं, उसको कोई भी जो समस्या है उसका समाधान तक पहुंच पाते हैं इस वैश्वीकरण के माध्यम से। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, नैतिक शिक्षा छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है। दोस्तों ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता भी होगा कि मोरल एजुकेशन जो कि अब हमारे छोटी कक्षाओं में, कक्षा 3, 4 से लेकर के कक्षा 6, 7, 8 में अलग अलग नामों से ये बुक चलती है नैतिक शिक्षा की, जिसमें आपको मोरल एजुकेशन, जिसमें आपको अलग अलग मोरल वैल्यू से संबंधित कहानियां आपको देखने को मिलेंगी, और जिसमें आपको शिष्टाचार से लेकर के किस तरह से हमें किससे बात करनी है, किस तरह से हमें अपने से बड़ों का सम्मान किस तरह से करना है, और जो अच्छी अच्छी आदतें हैं जिसमें सच्चाई और इसके अलावा सत्य के रास्ते पर चलना, ये ऐसी बहुत सारी कहानियां इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये नैतिक शिक्षा के माध्यम से हमारे जो चरित्र का निर्माण होता है, जिससे हमारे अंदर अच्छे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी सॉल्व कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपके सारे प्रश्न सही होंगे, क्योंकि आपने ये पूरा डिटेल में पढ़ा है, मैंने आपको खुद ही पढ़ाया है और पवन सीरीज, राजन सीरीज भी पढ़ाया था, तो मुझे नहीं लगता इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होगा। तो फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने नंबर के क्वेश्चन सही किए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।